रेप के आरोपी आसाराम पर अब गवाहों की हत्या का आरोप भी गंभीर होता जा रहा है। आसाराम के खिलाफ गवाही देने वाले 3 लोगों की हत्या हो चुकी है और आधा दर्जन पर जानलेवा हमला। ऐसे हर मामले में आसाराम के समर्थकों के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज हुई है। शाहजहांपुर के कृपाल सिंह की हत्या में भी आसाराम के चेले ही आरोपी हैं। अब नाबालिग लड़की के पिता ने पुलिस को एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सौंपी है और उनका दावा है कि इसमें आसाराम और कृपाल सिंह की बातचीत है जो करीब 8 महीने पुरानी है। इसमें आसाराम की ओर से कृपाल सिंह को कहा जा रहा है कि पैसे ले लो, गवाही मत दो। अब यह बड़ी बहस और पुलिस जांच का मुद्दा है कि क्या आसाराम ने जेल के अंदर से गवाह को खरीदने की कोशिश की थी। जिस गवाह की बोली लगाई गई उसकी हत्या आखिर किसने करवाई। आसाराम नाबालिग से रेप के आरोप में जोधपुर जेल में बंद है और बाहर गूंज रही है एक आवाज जो आसाराम की मुश्किलें बढ़ा सकती है। इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में 2 आवाजें हैं। एक आवाज शाहजहांपुर के कृपाल सिंह की है जो नाबालिग रेप कांड में आसाराम के खिलाफ गवाह थे और जिनको 10 जुलाई को गोली मार दी गई थी। दूसरी आवाज के बारे में दावा है कि यह आवाज जोधपुर जेल में बंद आसाराम की है। करीब 7-8 महीने पहले मेरी कृपाल से बात हुई थी। कृपाल ने बताया था कि मेरी आसाराम से बात होती। मैंने कहा तुम बात कैसे करते हो, तो जेल में है। बोला नहीं, उसके गुर्गे आते हैं संजय और राघव, वो उसके अपने फोन से मेरी बात कराते हैं, जेल में रहते हैं उससे। दावा किया जा रहा है कि कृपाल सिंह के पास आसाराम के 2 गुर्गे 8 महीने पहले आए थे। उन्होंने ही कृपाल सिंह की आसाराम से बात कराई थी जिसे कृपाल सिंह ने रिकॉर्ड कर लिया। करीब 15 मिनट की इस रिकॉर्डिंग में आसाराम कथित तौर पर कृपाल सिंह को गवाही से मुकरने के लिए खरीदने की कोशिश करते सुने जा सकते हैं। पहले आगे से उनको मिल जाए और काम होने के बाद 1-2 दिन में 100% समझिए लाला। इस बातचीत के बाद भी कृपाल सिंह ने आसाराम के खिलाफ गवाही दी। कृपाल सिंह के घर वालों का आरोप है कि आसाराम के जिन गुर्गों ने फोन पर बात कराई थी उन्होंने ही कृपाल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। शाहजहांपुर पुलिस अब इस ऑडियो क्लिप की जांच कराने में जुटी है। वहीं आसाराम का दावा है कि ये आवाज उनकी नहीं है। अरे बाबा, ये तो लाओ, साबित करके दिखाओ, ऐसे ही जमाते रहते हैं। ये सही नहीं है ऑडियो है? अरे डबिंग किया हुआ है बाबा, बनाया हुआ है, बोगस है, ऐसे ही चलाना है, बदनाम करना है बस। क्या वो ऑडियो भी कहीं पे इसमें एक साबित हो सकता है? अभी वो हमें प्राप्त नहीं हुआ है, उसको प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है और उसको भी जो है विवेचना में सम्मिलित करते हुए अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई जेल में बंद आसाराम ने गवाह को खरीदने की कोशिश की। कृपाल सिंह से पहले भी आसाराम के खिलाफ गवाही देने वालों पर जानलेवा हमले हो चुके हैं और हर गवाह का एक ही आरोप है कि आसाराम के इशारे पर गवाहों को ठिकाने लगाया जा रहा है। आसाराम एक बहुत बड़ा गुंडा है, उससे डरना तो स्वाभाविक है। हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, कॉमन मैन। उसके पास लोग भी बहुत सारे हैं, पैसा भी बहुत है और पॉलिटिकल स्ट्रेंथ भी उसकी बहुत ज्यादा है। वो किसी को भी खरीद सकता है और आजकल वो पैसा पानी की तरह बाहर आया अपने बचने के लिए। नारायण साईं का पानीपत में दूसरा एक बिजनेस पार्टनर है निशांत घनगस, उसने मुझे 2 करोड़ रुपए कैश दिखाए और पैसे न लेने पर उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी। जब मैं इनके लालच में नहीं आया, इनकी धमकियों से नहीं डरा, तो आखिर इन्होंने पहले मुझ पर गोली चलाई, बाद में कृपाल पर गोली चलाई। आसाराम और उनके समर्थक हर बार इन आरोपों को झूठा बताते रहे हैं। हालांकि इस सवाल का जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया कि अगर गवाहों पर हमले के पीछे आसाराम के समर्थकों का हाथ नहीं है तो फिर कौन है जो अब तक 3 गवाहों की हत्या और आधा दर्जन गवाहों पर जानलेवा हमले करवा चुका है। आसाराम का कथित ऑडियो सामने आने के बाद अब ये सवाल भी बड़ा हो गया है कि आसाराम नहीं तो फिर गवाह को खरीदने के लिए बोली किसने लगाई और किसने उसकी हत्या करवाई। शाहजहांपुर में शशांत शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
आशाराम अपने आप को बापू कहते हैं, भगवान कहते हैं, साथ ही साथ ये कहते हैं कि वो देश के सबसे बड़ा कथावाचक है। लेकिन क्या ये एक बापू और संत का आचरण हो सकता है? नाबालिग से रेप का आरोप उन पर लगा है। साथ ही साथ अब आरोप लग रहा है एक के बाद एक गवाहों के पर हमले कराने का और उनके मर्डर कराने का। देखिए, 9 गवाहों पर हमले होते हैं। 9 गवाह, कम नहीं होते 9 गवाह, एक के बाद एक 9 गवाहों पर हमले होते हैं। उनमें से 3 की मौत हो जाती है, जो सबसे अहम गवाह हैं आशाराम केस के। लेकिन उसके बाद भी अभी तक जांच किसी पुख्ता डायरेक्शन में नहीं पहुंचती। हमने मध्य प्रदेश का एक केस देखा, व्यापम, उसको लेकर पूरे देश में हल्ला मचा हुआ है। लेकिन हमारे तथाकथित ढोंगी बाबाओं के लिए क्या सीबीआई जांच जरूरी नहीं है इस पूरे केस पर? इसी पर हम बड़ी बहस करेंगे। और साथ ही साथ क्या आशाराम ने गवाहों को खरीदने की कोशिश की, और अगर की तो असफल होने के बाद क्या उनकी हत्या करवाई? क्वेश्चन मार्क है सवाल में। हम आरोप नहीं लगा रहे, हम सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं, और सवाल पूछना पत्रकार होने के नाते हमारा हक है। हमारे साथ जुड़ गए हैं आशाराम जी की तरफ से, उनके पक्ष में आशाराम की समर्थक कोमल, ईशकरण भंडारी जो कि एडवोकेट हैं आशाराम के, और शिवा जो कि सेवादार हैं आशाराम आश्रम के। काफी कंट्रोवर्शियल नेम रहे हैं, रवि उनके बारे में ज्यादा बताएंगे। हमारे साथ को एक्यूज्ड हैं, और रवि हमारे एडिटर क्राइम हमारे साथ हैं, क्योंकि इन तमाम 9 केसेस को बड़े क्लोजली फॉलो किया है। उधर वहीं हमारे साथ महेंद्र चावला हैं, एक सेवादार हैं। इन पर भी हमला हो चुका है पानीपत में। जी क्यों महेंद्र? पानीपत में हमला हुआ, पानीपत में हमला हुआ। पीसी सोलंकी जो एडवोकेट ऑफ द विक्टिम है, वो हमारे साथ जोधपुर से मौजूद हैं। फादर ऑफ द विक्टिम, जिन्होंने उस नाबालिग लड़की के पिता जिसके साथ ये घिनौना कांड आशाराम ने किया है, उसके पिता हमारे साथ सहारनपुर से मौजूद हैं। उन्होंने ही ये ऑडियो क्लिप पुलिस को सौंपी है। सबसे पहले कोमल, आप, पहले गवाहों को खरीदने की कोशिश की जाती है, गवाह नहीं बिकता है, उसको मरवा दिया जाता है। ये बड़ा सीधा आरोप है आपका। देखिए दीपक चौरसिया जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि फरवरी में हमने एक पिटीशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट में। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे सामने शर्त रखी थी कि जब 6 गवाहों के 6 महत्वपूर्ण गवाहों की गवाही हो जाएगी, उसके बाद आप जोधपुर कोर्ट में जाकर दोबारा से बापूजी की बेल एप्लीकेशन आप लगा सकते हैं। अभी कुछ समय पहले ही सुधा पटेल, जो इनमें से वन ऑफ द मेन विटनेस थी, वो उन्होंने बयान दिए हैं, जो कि वो काफी पॉजिटिव बयान दिए हैं। किसने करवाया? 3 को किसने मारा? मैं उसी पर आ रही हूँ सर, मैं उसी पर आ रही हूँ। किसके पास मोटिव था? मैं बोल रही हूँ कि अभी सुधा पटेल, जो कि जिन्होंने काफी पॉजिटिव बयान दिए हैं, उन्होंने बोला कि अहमदाबाद पुलिस ने मेरे से ब्लैंक पेपर पे साइन कराए। मैंने कभी भी आश्रम में ऐसी कोई गतिविधि जोधपुर पुलिस ने लिया, अहमदाबाद पेपर ने साइन कैसे कराया? जोधपुर पुलिस ने लिया। मैं बात, आपका क्वेश्चन होगा महेंद्र चावला एटिकेट्स मत भूलिए, जब आप पर आएगा तो आप तब आप अपनी बात का आंसर दीजिएगा। तब सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन पूरी हो चुकी है, और अब जब हर तरफ से बहुत पॉजिटिविटी है, जब दिख रहा है कि बापूजी को बेल मिलने वाली है, जब लोगों के बयान पॉजिटिव आ रहे हैं, तो उसी समय इस काम को अंजाम देने का क्या मतलब है? आप कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? उससे पहले किसने दिया? कुछ टाइम पहले नहीं होती है ये वारदात, ये तभी अंजाम दी जाती है। मुझे बताइए कोमल, डेट्स बताऊं आपको? तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं ये जानना चाहती हूँ। आप डेट सुनेंगी? राजू अखिल गुप्ता 11 जनवरी 2015, अमृत प्रजापति 23 मई 2014, गोली मारी गई उसको। सबसे अहम विटनेस है 23 मई 2014। तब कौन सी गवाही की बात आ रही थी, और तब कौन सी बात सुप्रीम कोर्ट ने रखी थी कि अगर 6 लोगों की गवाही पूरी हो जाती है तो उसके बाद हम बापू की जमानत पर, बापू मैं नहीं कह रहा, ये आपके शब्द हैं, उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी नजर में वो एक आरोपी है। न्यायालय ने कहा है, मैंने नहीं कहा है कि 6 गवाहों के बाद आप तो मुझे बताइए ना, अमृत प्रजापति को किसने मारा? जब अहमदाबाद की लड़की अपने बयान बदलना चाहती है, तो क्यों उस पिटीशन को एंटरटेन नहीं किया जाता? क्यों वो ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनती है? दीपक जी, एक मिनट मेरी बात सुनिएगा। क्यों नहीं बनती है? अहमदाबाद की लड़की अपने बयान चेंज करना चाहती है। राजू लंबू पे गोली चली, तब तो आसाराम पे FIR भी नहीं थी। राजू लंबू पे गोली चली, तब तो आसाराम पे FIR भी नहीं थी, उस पर क्यों गोली चलाई गई? शैलेजा वर्मा कहती है लड़की के शरीर पर कोई इंजरी नहीं है, देयर इज नो बाइट, हर हिम इज इंटैक्ट, एवरीथिंग इज नॉर्मल ऑन हर बॉडी। तो वो क्यों नहीं ब्रेकिंग न्यूज? रवि बताइए जरा, कोमल को फैक्ट बता दीजिए, कोमल को फैक्ट बता दीजिए, मेडिकल रिपोर्ट बता दीजिए इनको। कोमल ये अभी भी 1.25 साल से ऊपर हो गया, ये अभी भी उसी लकीर की फकीर को पीट रही है। मैं आपको चलिए काफी बदलाव है, पूरी पुष्टि लेकर आई हूँ, मेडिकल रिपोर्ट बोल रही है। कोमल जी प्रवचन के लिए नहीं बुलाया आपको, कोमल जी आपको प्रवचन के लिए नहीं बुलाया, सांस लीजिए, दूसरे भी बोलेंगे कुछ। सुनिए
अब सुनिए, कुछ आदत डाल लीजिए प्रवचन के अलावा कुछ और भी सुनना आप सीखिए। बोलिए, मैं प्रवचन नहीं दे रही हूँ, मैं अपनी बाइक अगर आपको लिसन टू इट। पहले तो आपके पास फैक्ट्स पूरे नहीं है। 164 के बयान सुनिए 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 164 के बयान लड़कियों के कराए गए थे कोर्ट के अंदर, जिनकी बात कर रही हैं आप, सूरत की दोनों पीड़िताओं की बात। 164 का बयान अपनी मर्जी से बदला नहीं जा सकता है, आपको नहीं पता ये बात। वकील साहब आपके साथ मौजूद है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को पूरा करने के लिए जबरदस्ती बयान लेती है। हमारे को एक्यूज शिवा के बयान भी जबरदस्ती हुए थे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोले गए कि बापू के खिलाफ शिवा पहला इंटरव्यू मैंने किया था कोर्ट के बाद। आरोपी है, आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, तभी न्यायालय में ये केस चल रहा है। आप केस का इंतजार कीजिए, जब फाइनल डिसीजन आएगा तब आप बोल सकते हैं कि हाँ उन्होंने ऐसा किया है। आप भी केस का इंतजार कीजिए ना, आप भी केस का इंतजार आपको बता रही हूँ। नहीं, कोमल मुझे ये बताइए, गवाहों को क्यों मार रहे हैं? चाहती है कानून नहीं बदल सकती। एंटरटेन की जाए उसकी ये पिटीशन। इश्करण, आपके पास आऊं उससे पहले कोमल, मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं, इन 9 गवाहों पर हमला किसने करवाया? ये 3 लोग कौन है जिनकी हत्या कर दी गई? अमृत प्रजापति, अखिल गुप्ता और उसके साथ साथ कृपाल सिंह, ये 3 लोग हैं जिनकी हत्या की गई। 9 लोगों को पर हमले किए गए और उनमें से 3 की हत्या हो गई, 6 बचे हुए हैं। महेंद्र चावला जी हमारे बगल में बैठे हैं, वो भी उनमें से एक है। मुझे बताइए सिलसिलेवार ढंग से ये क्यों हो रहा है? आशाराम केस में कौन कर रहा है? दीपक जी, मैं आपसे वही बताना चाहती हूँ कि जो टाइम ऑफ द मूवमेंट है, जो इसका एक षड्यंत्र का हिस्सा है, ये क्यों बापूजी की जब बेल लगने वाली होती है तब ऐसी चीजें होती है। मैं चाहती हूँ कि इसकी सीबीआई मांग हो, इस पर इन्वेस्टिगेशन हो कि कौन मरवा रहा है। मुझ पर हमला हुआ तब तो कोई बेल नहीं लगी हुई थी आपकी। अपने बयान ना बदले, बापूजी जेल के अंदर है, अब उनके बेल पे आने के बाहर के आसार नजर आते हैं तो गवाहों की हत्या कर दी जाती है। नहीं, कौन करवाता है? कौन करवाता है? मोटिव किसके पास है? कोमल, मोटिव किसके पास है? आपके पास मोटिव किसके पास है? एक नेशनल कंसेंसस, एक जुडिशरी कंसेंसस होता है कि जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो वो एक्यूज के खिलाफ जाती है, ये हम जानते हैं। तो जबरदस्ती बापूजी पर, ताकि बापूजी की बेल ना हो, इसलिए इसको अंजाम दिया गया है। तो प्लीज इसकी इन्वेस्टिगेशन हो ताकि चलिए आप मांग करिए, आप मांग करिए कि सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं आप। कोमल, आप मांग कीजिए। देखिए 4 राज्यों में ये पूरे हमले हुए हैं। सीबीआई के लिए पिटीशन फाइल करो। हमने अगर आप निष्पक्ष जांच चाहते हैं तो सीबीआई के लिए अर्जी लगा दी है। जोधपुर की छोड़ो, आप सीबीआई के लिए मांग करो। अर्जी लगा दी है, जोधपुर सेशन कोर्ट में हमने अर्जी लगाई है कि विटनेसेस की प्रोटेक्शन बढ़ाई जाए। बापूजी सफरिंग द मोस्ट, उनको बापू जेल में बैठ के मजे कर रहे हैं यार, मोबाइल पे बात कर रहे हैं, सफर तो हम लोग कर रहे हैं, बापू तो मजे कर रहे हैं जेल में बैठ के। एक मिनट, पीड़िता के पिताजी के पास चलते हैं। आप ये बताइए कि ये टेप ऑथेंटिक है, आपको कहां से मिला और कैसे आपने और क्यों पुलिस के सामने इसको पेश किया? ये रिकॉर्डिंग मुझे कृपाल द्वारा मिली थी, क्योंकि कृपाल ने मुझे एक दिन बताया था 7-8 महीने पहले कि मेरी आसाराम बापू से बात हुई। मैंने कहा तुम्हारी बात कैसे हो सकती है, वो तो जेल में बंद है। बोला नहीं, मेरी बात होती है, उसके गुर्गे कराते हैं संजय और राघव ने कराई। मुझे यकीन नहीं आया, उन्होंने कहा मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा। तो ये मुझे 7-8 महीने पहले उसने रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराई थी। और ये बात भी सही है कि ये 2 नाम जो आपने बताए हैं, मैं आपका नाम नहीं ले सकता हूं, आप ही से सवाल है, ये 2 नाम जो आपने बताए हैं, क्या ये बात सच है कि पुलिस ताजा मामले में, कृपाल की हत्या के मामले में इन्हीं को ढूंढ रही है? अब इनको भी ढूंढ रही है, उसकी चारों तरफ वो अपनी इंक्वायरी कर रहे हैं, इनको भी ढूंढ रहे हैं और दूसरे पहलुओं पर भी वो चल रही है पुलिस। शिवा, ये बताइए कि ये संजय और राघव कौन है? सेवादार है ना आपके, मिलते हैं ना जेल में जाकर आशाराम से? संजय और राघव को नहीं जानता हूं, लेकिन दीपक जी जो आप बोल रहे हो ना कि 8 महीने पहले की ऑडियो है, अगर ये 8 महीने पहले की ऑडियो है कि भाई तुम अपना बयान चेंज कर दो, तो इसका कृपाल जी का बयान पिछले 1 साल पहले हो चुका है, जुलाई महीने में हो चुका है। तो इस ऑडियो ही साबित करती है कि बापू ने कभी ये इसको न फोन किया। और मैं 7-8 महीने पहले तो मुझे दिया है, कम से कम कृपाल जी का बयान पिछले 1 साल पहले हो चुका है, जुलाई महीने में हो चुका है। तो इस ऑडियो ही साबित करती है कि बापू ने कभी ये इसको न फोन किया। और मैं 7-8 महीने पहले तो मुझे दिया है, कम से कम मैं बापूजी के साथ रह चुका हूं। मैं कभी भी बापूजी फोन पहले, अभी मेरे को बोलने दीजिए 2 मिनट, मैं कभी बीच में नहीं बोला हूं, आप लोग बोलते हो तभी। अभी मेरे को बोलने दीजिए 2 मिनट।
मैं बापूजी के साथ जेल में रहा हूँ। मैं बापूजी कभी फोन न रखते हैं, कभी रखा नहीं है, कभी बात नहीं करते। अब जब सुप्रीम कोर्ट के इन्होंने मेन गवाह बोला सुधा पटेल, अभी पहले मेरे को बोलने दीजिए, एक मिनट बोलने दीजिए, बाद में बताना। जब सुधा पटेल ने सारा का सारा बयान में पुलिस की भी पोल खोली और दूसरे षड्यंत्रकारियों की पोल खोली, तब इनको भी लगा कि ये पूरा केस बापूजी के तरफ जा रहा है। और 3 गवाह, सरकारी गवाह के अनुसार जिस टाइम ये लड़की वाले और ये लोग आरोप लगा रहे पुलिस, उस वक्त बापूजी किसी सगाई के समारोह में थे और उस वक्त न कुटिया में लड़की थी न तो बापूजी थे। लड़की भी 12:15 बजे कहीं फोन पे किसी से फोन पे लगी हुई थी। ये सरासर झूठ एक सरकारी गवाह के अनुसार कोर्ट के अंदर साबित हो रहा है। जब तुम्हारा बापू फोन भी रखता है, फोन पे बातें भी करता है। जब तक तो आश्रम में तुम आए नहीं थे तब से मैं बापू से फोन पे बात करता हूँ, तुम्हारे बापू से। बात क्या करते हो यार, करवा रहे हैं? तुम्हारा बापू फोन भी रखता है, फोन पे बात भी करता है। अब आप बोलने दीजिए, जब आप खुद ही बोल रहे हो आश्रम की बातें जानता हूँ तभी बोल रहा हूँ। शिवा, इतना तो साफ है ऑडियो से कि आसाराम जी जेल से बात कर रहे हैं, इतना तो साफ है। अगर क्या होगा, अगर टेस्ट करने के लिए ऑडियो भेजा है पुलिस ने, अगर फोरेंसिक टेस्ट में आवाज रिकॉग्नाइज हो जाती है तब क्या करेंगे आप? लेकिन यहाँ पर एक सवाल है, कभी भी बात करते हुए नहीं देखा, ये फेक ऑडियो है। देखो अगर पूरी फेक ऑडियो है ना, इसमें समझ आ रहा है कि बापूजी जेल में है ना, बापूजी का कोई वर्ड समझ में आ रहा है। वर्ड समझ में आ रहा है? अरे बापू की आवाज आप सुनाओ, मैं एक एक शब्द सुनाता हूँ। तो इसे कोमल जी, ये तुम्हारे बापू की आवाज है, मैं एक एक शब्द आपको सुना, एक एक शब्द मैं समझ के आपको बताता हूँ। मैं तो 10 साल पहले छोड़ चुका हूँ, एक एक शब्द आपको बताता हूँ। जांच कराइए, बापूजी के वर्ड्स है ही नहीं, कुछ भी आप चला दे और बोलते बापूजी ब्राइब दे रहे हैं, बापूजी हत्या करवा रहे हैं, तो वो फेक बात है। अरे तुम्हारी ब्राइब सूरत में भी पकड़े गई 14 करोड़ रुपए। जोधपुर कोर्ट में प्रूफ है ना, आप यहाँ क्यों चला रहे हैं? और ये बात बिल्कुल भी मेरे को तो समझ नहीं आई, मुझे लगता है सिर्फ इंडिया न्यूज की एडिटिंग टीम को ही समझ में आई है कि बापूजी इसमें क्या बोल रहे हैं। सभी चैनल पे चल रहा है, सभी चैनल पे चल रहा है। मैं अपने प्रोड्यूसर से पूछता हूँ, वैभव आपके पास स्क्रिप्ट रेडी है? हो चुका है, ठीक है, एक मिनट आप हम आगे बढ़े। कोमल, सुनते हैं कि आपके बापूजी क्या कह रहे हैं। लखनऊ में चाहिए, वाला है, जवान चाहिए, जब काम हुआ उससे पहले आगे से उनको मिल जाए, और काम होने के बाद 1-2 दिन में 100% उनको वो लोग दे रही है। समझिए लाला, वो लाले जी नाम बन जाता है उनके पास आप बैंकिंग तक चार्ज कर रहे हैं, संतोष हो गया, आ गया। जी बापू, आप ठीक ठाक हो? बापू जी क्या बोल रहे हैं? आप ठीक हो क्या पूछ रहे हैं? बात है मन करके बोल रहा हूँ। चलो बापू, हम लोग अपनी जान लड़ा के भी कोशिश करेंगे। ये कृपाल की आवाज है, हम कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे। और बापू कह रहे हैं कि 50 अभी मिल जाएगा, 100% काम होने के 1-2 दिन बाद। तो आशाराम का ये क्या खुला लालच नहीं था कृपाल सिंह को, लेकिन कृपाल सिंह ने उनकी बात नहीं मानी और उसके बाद गवाही दी और उसके बाद उसकी हत्या हो जाती है। उसमें 2 चेलों को ढूंढा जा रहा है पुलिस के द्वारा, उसका नाम राघव और संजय है। कोमल, बड़ा सीधा सवाल, ये रिकॉर्डिंग पुलिस ने तो भेज दी है इसकी फोरेंसिक जांच और एविडेंस के लिए, पुलिस जांच कर रही है, बहुत अच्छी बात है, इसको जांच करनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। शिवा से मैं यहां पर जानना चाहूंगा कि शिवा, जितने भी गवाहों पर 9 गवाहों पर हमले हुए हैं, 4 राज्यों का मामला है। पहला राज्य उत्तर प्रदेश, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है राजस्थान और चौथा है गुजरात। आश्रम ये मांग क्यों नहीं करता कि इसकी सीबीआई जांच हो जाए जो गवाहों के हमले, क्योंकि ये तो 4 राज्यों का मामला हो गया। लास्ट वाली ऑडियो में बापूजी के मुंह से आपने बोला, बापूजी ने खुद ने बोला कि सीबीआई की जांच के लिए बोल दिया हुआ है और हमने पहले भी रखी है। और रही गुजरात केस की, पूछ लो अमृत प्रजापति के केस में जिनको 5 लोगों को नाम दिया था, उसको कोर्ट ने तुरंत बेल दे दी। और बेल के ऑर्डर में क्या लिखा है वो वर्ड्स देखो, उसमें लिखा है कि पुलिस पूरा सच्चा जो सबूत है वो ढूंढ नहीं रही है और नए सबूत
बना रही नहीं रही है। है, आप देखोगे इसलिए तो पता CBI चलेगा की मांग कहीं कर पे भी रहे हैं हमारे शिवा। किसी भी हमले में हमारा पुलिस किसी भी हाथ केस नहीं में हुआ है। कोई ये कार्रवाई जानबूझ नहीं के कर 20 रही वक्त है, हमारे इसलिए हम बापूजी को CBI की मांग कर रहे हैं। तो आपकी मांग सुनी पुलिस नहीं ने जा कुछ रही है? किया, आपकी मांग जल्द ही सुनी सुनी नहीं जा रही है? जाएगी, जल्द सुनी तो आप जाएगी, वहाँ पर चिल्लाइए, जल्द यहाँ पर सुनी मत जाएगी, चिल्लाइए। सीबीआई की मांग कीजिए जल्द ताकि सुनी सब जाएगी, बुद्धिजीवों को रियलिटी पता चले, जल्द रियलिटी CBI की सामने जाएगी। आनी चाहिए। अरे अभी जल्द सीबीआई CBI की जाएगी, ने शांति रखिए, अभी जल्द सीबीआई ने जांच आपकी करी इच्छा है। भी पूरी थोड़े दिन होगी। पहले मीडिया एक ब्रेकिंग न्यूज दिखाता है कि सूरत के 2 महिला अफसरों को एक आश्रम के लेटर हेड पर एक धमकी भरा पत्र मिलता है जिसमें 2 कारतूस मिलते हैं, लेकिन जब आश्रम के शाहजहांपुर में मिले थे, स्कूल में, स्कूल के प्रिंसिपल को मिले थे। आश्रम का लेटर हेड था ही नहीं और वो 2 कारतूस सिपाहियों के थे। जिंदा कारतूस शाहजहांपुर में स्कूल के प्रिंसिपल को मिले थे। केस की जानकारी है नहीं, कुछ भी बोलते हैं। देखा था, ये बात भी दिखाई जाए। सूरत की जांच एजेंसियों ने माना है कि वो आश्रम का लेटर हेड नहीं था और वो 2 कारतूस पुलिस के सिपाहियों के थे। ये सीबीआई जांच में आया है, तो ये भी दिखाना चाहिए आपको। सीबीआई की जांच कहाँ हुई जो सीबीआई जांच में आएगा? ये हुआ है अभी, ये हुआ है अभी। आपको नहीं पता है तो आपको पता चलना चाहिए। ये हुआ है अभी। भगवान के बंदे हैं, भगवान के फॉलोअर हैं। मैं आप झूठ बोल रही हैं। टीम के साथ भी जुड़ी हुई हूँ और मुझे आप पता ये है क्या बताइए ना, चल रहा झूठ है। बोल रही हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आप मेरी सीबीआई बात की जांच कहाँ हुई? अगर आप सीबीआई की जांच कहाँ हुई ये बताइए ना। बात की जांच करवाइए। अरे सीबीआई की जांच कहाँ हुई? आपने कहा सीबीआई की जांच में आया है। पर्टिकुलर केस के लिए सूरत केस में माना गया है कि आश्रम के लेटर हेड पे ऐसा कुछ भी रिसीव नहीं हुआ है। आपने अभी कहा सीबीआई की जांच हुई है, आप मुझे बताइए सीबीआई की जांच कहाँ हुई? आप मुझे बताइए, आप सूरत की आप इसे कांटेक्ट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कोई आश्रम के लेटर हेड पे गया ही नहीं है। ऐसा कुछ शाहजहांपुर में मिले थे। आप चिल्लाने के समय में सोचेंगे भी और थोड़ा धीमे बोलेंगे तो समझ में आएगा आपको कि जिसे आप सीबीआई कह रही हैं वो असल में क्राइम ब्रांच की बात है। क्राइम ब्रांच इस मामले को देख रही है। क्राइम ब्रांच ने क्या बताया फिर आप ये भी बताइए आप। लेटर हेड का सवाल ही नहीं था, ये शब्द आपकी तरफ से आया है और आप इसको डिनाई भी आप ही कर रहे हैं। आपके न्यूज में मैंने न्यूज चैनल्स में मैंने देखा था कि आश्रम के लेटर हेड से रिसीव हुआ है। आश्रम के लेटर हेड नहीं, शाहजहां की खबरें हुआ है, ये बात सामने आई। अगर ऐसा है तो आप केस कर दीजिए। क्राइम ब्रांच ने माना है, मैं आपकी बात मान जाती हूँ, लेकिन आप वो न्यूज दिखाइए ना कि 2 कारतूस पुलिस के सिपाहियों के ही थे। अरे आपकी मनगढ़ंत बात हम सारा चैनल थोड़ी रिपीट चलाने लग जाएंगे। अच्छा, बापू के फेवर में कोई न्यूज हो जाती है तो वो मनगढ़ंत हो जाती है, लेकिन रवि, लेकिन कारतूस तो शाहजहांपुर पुलिस क्यों ऐसा हो रहा है? सूरत नहीं मिले स्कूल में, तो सूरत में तो कोई कारतूस है। धमकी किसकी बात कर रहे हैं आप? आसाराम के केस में शोभा भूतड़ा को धमकी मिली है, जोधपुर के डीसीपी को लांबा को धमकी मिली है, इस मामले में 2 महिला अफसरों को भी ताजा धमकी मिली है, गवाहों को लगातार धमकी मिली है। अगर आपको लगता है कि कोई साजिश है आपके खिलाफ, फंसाने की कोशिश कर रहा है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाए और अदालत से गुहार लगाए कि इस मामले की सीबीआई जांच कराए। मांग कर रहे हैं, नहीं गए हैं अभी तक आपकी तरफ से कुछ नहीं लगा। ना आपका कोई इरादा है, ना कोई इरादा है आपका। बापू ने आपके आज बापू ने आज तक कोर्ट के बाहर निकल के ये एक अपील नहीं की है, भक्तों से खुली अपील जारी आज तक नहीं की गई है उनकी तरफ से कि इस मामले में जो भक्त कर रहे हैं मैं उनके खिलाफ हूं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर कुछ जुड़े हुए लोग हमेशा बोला है कि मेरा कोई भी भक्त ऐसा कभी भी कोई कार्य नहीं कर सकता। सामने जोधपुर के कोर्ट में उनके सामने राहुल को चाकुओं से हमला हुआ है। आप कुछ भी कहते हैं, अरे आसाराम के इशारे से हुआ, उनके सामने हुआ है। क्या बात कर रहे हैं आप? अंधभक्ति है ये, इशारे से हुआ है, अंधभक्ति है। राहुल के ऊपर आसाराम के इशारे से हमला हुआ है। करती हूँ इस बात को। अंधभक्ति है। एक संत के सामने अगर चाकू चल रहे हैं और संत अपील नहीं करता अपने भक्तों से, जांच हो रही है तो जो पकड़ा गया था भक्त था कि नहीं था, जो पकड़ा गया था भक्त था कि नहीं था, आश्रम में ठहरा हुआ था कि नहीं था, देख के बता देवे ना रवि। आसाराम तो अंतर्यामी है, देख के बता देवे ना कौन हमले कर रहा है। मैटर ओवर। माननीय साहब जी, अरे आप बोलो अपने बापू को, तुम्हारे बापू को बोलो तो अंतर्यामी है, देख के बता देवे ना कौन कर रहा है हमले। प्रैक्टिकल टॉक हियर। प्रैक्टिकल क्या है? तुम लोग बोलते हैं भगवान है, तुम लोग यहाँ पे बैठ के बोलते हो भगवान तो प्रैक्टिकल। आपको भी प्रैक्टिकल बोलना चाहिए यहाँ पे। चलिए मुद्दे पे आइए ना। चलिए मुद्दे पर आते हैं हम रवि, और उसके बाद एक सवाल मैं कोमल से पूछूंगा। कोमल, महेंद्र चावला पर हमला हुआ, आप कह रहे हैं कि आशाराम के खिलाफ साजिश हो रही है, आप ये कह रहे हैं कि आशाराम के खिलाफ एक लंबी साजिश हो रही है और अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, तो इसमें आईएसआई शामिल है, सीआईए शामिल है, मोसाद शामिल है या केजीबी शामिल है? इस पर भी मैं आपसे पूछूंगा और ये जानूंगा कि महेंद्र चावला ने क्या गोली खुद अपने पे मरवाई है। ये बताइए, महेंद्र चावला ने अपने खुद पर हमला करवाया, गोली मरवाई? आपसे शुरू से कह रही हूँ कि इसके पीछे किसी और का हाथ है जो चाहते हैं बापूजी बाहर ना आए, और उन्हीं महेंद्र चावला ने किसको एक्यूज किया? अंजाम दिया। महेंद्र चावला ने किसको एक्यूज किया? महेंद्र आप ही बता दो। मैं सबसे पहले चाहती हूँ, ये पुलिस प्रोटेक्शन के अंडर थे, पुलिस प्रोटेक्शन के अंडर भी अगर ऐसे घटना होती मेरी तो गवाही से केवल मेरे मरने से केवल आसाराम को फायदा है, नारायण साईं को फायदा है, और मेरे जिंदा रहने से नुकसान भी नारायण साईं और आसाराम को ही है। मेरी मौत से फायदा भी नारायण साईं और आसाराम को ही है।
और मुझे पहले 2 करोड़ रुपए कैश दिखाई गई, मुझे धमकी दी गई, धमकी के बाद मुझसे हमला हुआ, धमकी दी मुझे आसाराम के चेले ने, और चेले के धमकी देने के बाद हमला हुआ। सारे विटनेसेस को प्रोवाइड कराई जाए, ये भी पुलिस प्रोटेक्शन के अंडर थे। उनका गार्ड उस दिन छुट्टी पे था, गार्ड छुट्टी पे होने पर अगर कुछ हो जाता है तो उसका ठीकरा बापू जी पे फोड़ा जाएगा। वकील साहब को बोलिए ना, दिलवा दे सबको। आप बताइए, आप जोधपुर कोर्ट में पिटीशन लगाइए, सुप्रीम कोर्ट में लगाइए कि जितने भी एक्यूज हैं सबको छुट्टी में होने पर अगर कुछ हो जाता है तो उसका ठीकरा बापू जी पे फोड़ा जाएगा। वकील साहब को बोलिए ना, दिलवा दे सबको। आप बताइए, आप जोधपुर कोर्ट में पिटीशन लगाइए, सुप्रीम कोर्ट में लगाइए कि जितने भी एक्यूज हैं सबको Z+ सिक्योरिटी दे दी जाए। दीपक जी Z+ का मतलब समझती है कोमल क्या? दीपक जी 2 बातें सामने रखनी चाहिए। पहली बात, अक्यूज के पास ये राइट नहीं है कि वो डिसाइड करे कि कौन सी बॉडी उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी, CBI करेगा, क्राइम ब्रांच करेगा। अगर ऐसी पिटीशन डलनी शुरू हो जाए तो हर अक्यूज जाके कोर्ट में डालेगा कि मेरी इन्वेस्टिगेशन इस एजेंसी से करवाई है। ये काम लॉ एंड ऑर्डर का है, ये स्टेट का काम है, राजेश तलवार ने स्टेट का काम है, ये स्टेट का काम है। ये अक्यूज नहीं कर सकता कि ये पुलिस एजेंसी का इन्वेस्टिगेट करेगी या वो इन्वेस्टिगेट करेगी। सर, आप आसाराम केस की बात कर रहे हैं, किसी भी केस में फैक्ट ठीक कर लीजिए। मैं फैक्ट ठीक ही बोल रहा हूँ, मैं लॉ ठीक बता रहा हूँ आपको, मैं आपको लॉ ठीक बता रहा हूँ। अक्यूज के पास ये राइट नहीं है कौन सी एजेंसी मेरी इन्वेस्टिगेशन करेगी, नहीं तो हर अक्यूज बोलेगा दिल्ली पुलिस के केस में दिल्ली पुलिस का अक्यूज बोलेगा छोटा सा पुलिस से करवाओ, लॉ से जुड़ा छोटा सा सवाल, लॉ से जुड़ा पास ये हक नहीं, लॉ से जुड़ा छोटा सा सवाल आपसे मैं कर रहा हूँ। अक्यूज के पास गवाहों पर हमले हुए हैं, 9 गवाहों पर हमला मामले में, क्या आसाराम किसी एक मामले में भी डायरेक्ट एक्यूज अब तक है? मैं आपको 2 बातें बताऊंगा। जब केस कहां से शुरू हुआ, केस शुरू यहां से हुआ, जड़ यहां पे है कि आपको एक अलेजेड इंसिडेंट ऑफ रेप का, रेप भी नहीं है खैर, वो तो गलत वर्ड यूज करते हैं मीडिया वाले, बट आपको एक अलेजेड मोलेस्टेशन के इंसिडेंट के लिए आरोपी माना गया। बॉस को लगा है, मैं तभी बॉस को लगा है, भंडारी जी में भी मोलेस्टेशन की सजाएं बहुत ज्यादा हैं। हाँ, उसमें भी तो कानून का पता होना चाहिए। मुझे कानून का पता है, 2 साल से केस कर रहा हूं। आसाराम को भी होना चाहिए। बट मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। अक्यूज के पास प्रिंसिपल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, कई बारी आपके ऑडियंस को पता भी होना चाहिए अक्यूज के पास ये हक नहीं है। हाँ, हम अपोज नहीं करेंगे, कोई भी CBI इंक्वायरी करो, हम अपोज करने नहीं आएंगे। लॉ एंड ऑर्डर है, साहब 4 स्टेटों में हुआ है। अब आपका मतलब है एक मिनट दाऊद इब्राहिम जैसे पागल है कि 4 स्टेटों में कर पा रहे हैं, वो 4 स्टेटों में कौन सा बंदा करवा सकता है? अगर कोई बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय गिरोह ना हो तो 4 स्टेटों में करवा सकता है। आसाराम 4 नहीं करवा सकता। 27 के 27 राज्यों में हमले करवा सकता है। वो तो आपके हिसाब से तो आपके 27 राज्यों में हमले करवा सकता है। देश मुझे बताइए, क्या बातें कर रहे हैं भंडारी जी ये बताइए ना, फिर इसके पीछे क्या है? KGB है, CIA है, ISI है, मोसाद है, कौन है? बताइए जरा, खुल के बताइए। मैं तो आपको कह रहा हूँ सर, व्यंग में तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं। व्यंग में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो सीरियस हूँ। किसकी है? आपका हक है, व्यंग में कुछ भी पूछ सकते हैं। इसके 2 जवाब हैं। पहली बात, ये चीजों के लिए ही इंक्वायरी, अगर वकील भी बैठे, अगर इंक्वायरी होनी चाहिए। आपका ये कौन सा बंदा बोलेगा वो मुझे पता है, आपको उसमें इंटरेस्ट है, बट छोड़िए वो बात। बट आप व्यंग में कुछ भी बोल सकते हैं, पर एक बात तो है, अगर 4 प्रदेशों में हो रहा है तो फिर प्रदेशों को डिसाइड करना है कौन इन्वेस्टिगेट करेगा, दूसरा कौन करवा रहा है। अब इस बात में कोई 2 राय नहीं है कि आसाराम बापू बहुत सारे स्कूल चला रहे हैं, ट्राइबल एरिया में बहुत कन्वर्जन की एक्टिविटीज कर रहे हैं, बचा रहे हैं ट्राइबल्स को, जमीनों पे कब्जे कर रहे हैं। मुझे बोलने दीजिए, ट्राइबल एरिया में दीपक जी ने मुझे बोलने के लिए बोला है, मुझे बोलने दीजिए। आपको बोलेंगे आप बोल लीजिए, मैं बीच में इंटरफेयर नहीं करूंगा। ट्राइबल एरियाज में बहुत काम कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कुछ लॉबीज इंटरेस्टेड नहीं है ट्राइबल एरिया में वो हिंदुत्व का काम करें, वो फंसा नहीं सकती। कितने स्कूल चला रहे हैं आप, चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, हर मीडिया बोलता है इतने स्कूल है, इतने ठीक है, वहां पे भंडारी साहब आप अपनी बात पूरी कर गए। आती वहां पे। अब आपकी बात का सीधा मतलब जो ये हुआ वो ये हुआ कि आसाराम विक्टिम है, शिकार है, पीड़ित है, और अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के सीधे सीधे वो शिकार है। अगर आपने जैसा कहा मैं वही कह रहा हूं, तो फिर आप पीड़ित के तौर पर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा सकते CBI की डिमांड करने के लिए? आपको विक्टिम है, तो अक्यूज है। मैं मीडिया पे यहाँ पे कोर्ट में जाके हमें देखना है कोर्ट में क्या पक्ष रखना है। कोर्ट के हिसाब से इस समय वो अक्यूज हैं, अक्यूज अपनी एजेंसी नहीं डिसाइड कर सकता। और ये दूसरा केस है, 2 चीजों को मिला लेगा कि उसके लिए कौन इन्वेस्टिगेट करेगा। कल को अक्यूज बोल सकता जज ये होगा, दो चीजें मिला रहे हैं। ये अक्यूज के पास पावर ही नहीं है कानून में। आप कानून में ये पावर लाएंगे, 2 अलग-अलग चीजें मिला रहे हैं, दोनों का कानून में पावर ही नहीं। अच्छा, मैं सीधे चलता हूँ PC सोलंकी साहब के पास, जो पीड़िता के वकील हैं। सोलंकी साहब, यहाँ मैं आपको जोड़ना चाहूंगा।
क्या गवाहों के मारने के केस में आशाराम का ये फर्ज नहीं बनता कि वो कोर्ट में जाएं और कहें कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र है जनाब, मैं इस केस के अंदर विक्टिम हूं, इस केस की सीबीआई से जांच हो। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बताऊं, जैसा कि अभी वकील साहब ईश्वरण जी ने ये बताया कि एक्यूज का ये कोई ऐसा राइट नहीं होता और एक्यूज ऐसा कुछ नहीं कह सकता कि वो न्यायालय के सामने ऐसा अपना पक्ष रखे कि फला इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन की जाए। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इसी प्रकरण में, आसाराम वाले प्रकरण में, जोधपुर में मुलजिम आसाराम की ओर से दिनांक 18/9/2014 को माननीय न्यायालय के सामने एक प्रार्थना पत्र इस आशय का दिया गया कि इस प्रकरण के सभी गवाह को सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाए। जब वो इस प्रकरण के लिए ये सब कह सकते हैं, then why he is not moving before the High Court and the Supreme Court for CBI probe? अगर ऐसा करेंगे तो उससे सच्चाई सामने आएगी। तो ये बार बार इस तरीके से गवाह के ऊपर हमला होना, कोर्ट के बाहर हमला होना, उन सारे मटेरियल विटनेसेस के ऊपर हमला होना, वो स्पीच वेरी ब्रेवली और बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही निडर होकर उन्होंने न्यायालय के सामने जो बयान दिया है, तो ये मैं मानता हूं इस तरीके से हमला होना इस देश के अंदर फेयर ट्रायल का जो कंसेप्ट है उसको दूषित करता है। फेयर ट्रायल के कॉन्सेप्ट को दूषित करता है। भंडारी जी बताइए, आपने एक एप्लीकेशन डाली थी कि गवाहों को सुरक्षा दी जाए, हाँ या ना? देखिए, एक मिनट, गवाहों को सुरक्षा दी जाए, आपने ये एप्लीकेशन डाली थी कि नहीं? मैं दो बातें, नहीं, एक मिनट, आपने डाली थी कि नहीं, हाँ या ना? जवाब दे दूं। हम आसाराम बापू के लिए सिर्फ बेल में पेश हो रहे हैं, बाकी जो ट्रायल में और भी वकील हैं, बेल के बारे में। लेकिन ये एप्लीकेशन कोर्ट में डली थी ना? अगर बोलने दो ओके होगा ना, उसमें कोई अगर अक्यूज अगर ये डाली थी तो आप मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं पूरी बात को कि वो सीबीआई की जांच को नहीं कह सकते। दो अलग बातें हैं, किसी की प्रोटेक्शन मांगना और कौन इन्वेस्टिगेट करेगा, दो अलग बातें। इसमें दोनों बातों में एक मैं बोलता हूँ बोलिए, किसी की जान खतरे में है उसको प्रोटेक्शन दी जाए, और एक मैं बोलता हूँ मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा। आप मेरी बात सुनिए, मैं बड़े मुद्दे की बात बता रहा हूँ। बोलिए, दोनों अलग बात। दीपक जी, आप मेरी बात सुनिए जी, प्लीज। आप मेरी बात सुनिए। ये जो 18/9/2014 को जो एप्लीकेशन मुलजिम आसाराम की ओर से न्यायालय में लगाई गई, इस तरीके की एप्लीकेशन मैंने मेरे वकालत के 18 साल के जीवन में कभी किसी मुलजिम के द्वारा लगाया हुआ नहीं देखी है। उस एप्लीकेशन को न्यायालय द्वारा अभी कुछ दिनों पहले ही खारिज किया गया है। ये कहकर खारिज किया गया है कि जो भी न्यायालय के अंदर गवाह उपस्थित हुआ है, चाहे वो महेंद्र चावला जी हैं, चाहे राहुल सचान हैं, चाहे पीड़िता के पिता हैं, चाहे अजय कुमार हैं, या चाहे सुधा बहन है, या चाहे कोई गवाह है, उन सभी गवाह ने न्यायालय के सामने लिखित में ये एक प्रार्थना पत्र दिया है कि हमें हमारी जान माल का खतरा है और हमें हमारे घर तक वापस सुरक्षित पहुंचाया जाए। उस प्रार्थना पत्र पर ऑनरेबल कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर जोधपुर को लिखित में आदेश दिया कि इनको इनके घर तक पहुंचाने के लिए समुचित व्यवस्था की जाए। कौन मना कर रहा है इसको? तो जितनी आपको इस ट्रायल की हर दिन की जो हम बोलते हैं और प्रोटेक्शन दो, जितनी देनी है दो, कौन मना कर रहा है? हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी को कुछ छूने में, क्योंकि मटीरियल विटनेस हो चुके हैं। नुकसान सिर्फ आसाराम बापू का, अगर किसी को खरोच भी आती है तो। अरे भंडारी जी, कौन मार रहा है? किसका इंटरेस्ट है? मोटिव किसके पास है? भंडारी जी, कानून में सबसे बड़ी बात होती है मोटिव। बिल्कुल होती है। मोटिव किसके पास है मुझे बताइए। आसाराम के सिवा किसके पास मोटिव है? पे ही जवाब दूंगा। मोटिव किसके पास है? मोटिव पे ही जवाब दूंगा। मोटिव किसी को, अगर विटनेस को इंजरी होती है, सबसे बड़ा नुकसान किसको है? ये मोटिव जो आसाराम बापू चाहते हैं जेल में रहे, उनके पास है। सब अगर गवाह को चोट लगती है तो नुकसान सिर्फ आसाराम बापू को हो रहा है, क्योंकि वो जेल में है, वो ऐसी स्टूडियो में नहीं बैठे हुए इनकी तरह। अरे सभी गवाह मर जाएंगे तो भी फायदा आसाराम को है। सिर्फ नुकसान 6 मटीरियल विटनेस, सभी गवाह मरने के बाद फायदा भी तो आसाराम को है। सभी गवाह मर जाएंगे तो फायदा किसको है? नहीं, आप ये बताइए, सब गवाह मर जाने के बाद फायदा किसको है? वकील साहब, सब गवाह मरने के बाद फायदा किसको है? आसाराम को फायदा है। जब गवाह नहीं रहेंगे तो केस खत्म हो जाएगा, इसलिए आसाराम गवाहों को मरवा रहा है। देने दीजिए। पहली दो बातें, पहली बात, सुप्रीम मेरी लिस्ट नहीं है, प्रोसिक्यूशन की लिस्ट है कि 6 मटीरियल विटनेस है, इस पे सुप्रीम कोर्ट की मोहर है। मेरी लिस्ट नहीं है कि 6 लोग मुख्य गवाह हैं, वो 6 हो चुके हैं। दूसरी बात,
और ये बहुत जरूरी बात है। प्लीज मैं चाहूंगा आपकी ऑडियंस सुने। अच्छा, अगर अगर मैं एविडेंस के बाद मरता हूं तो मेरा एविडेंस रिकॉर्ड हो चुका है, वो पढ़ा जाएगा। एविडेंस के बाद किसी को छूने में आरोपी का क्या फायदा है? 1% मान ले आरोपी का फायदा होता है एविडेंस से पहले। एविडेंस के बाद हो रहा है यहां पे सब कुछ, तो किसका फायदा है? जो चाहता है वो जेल में रहे। ये एक सीधी सी बात है। भंडारी साहब, किसी और का फायदा नहीं। आप लॉयर हैं भंडारी साहब? हाँ जी, आप बड़े लॉयर। ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल डाइंग गलत डिक्लेरेशन की कीमत ऐसा बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं। देखिए सोलंकी साहब कुछ कह रहे हैं। सोलंकी साहब देखिए, जहां तक बात अमृत प्रजापति की है, उसकी गवाही से पहले उसका मर्डर हो गया। देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बात जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। एक कृपाल सिंह का ही केस ऐसा है जिसकी न्यायालय में साक्ष्य रिकॉर्ड की जा चुकी थी, लेकिन जहां तक अमृत प्रजापति अभी हम लेटेस्ट की बात कर रहे हैं जिसमें दोबारा ये सारी बात उठ गई है मटीरियल विटनेस होने के बाद, तो इसको मारने में क्या फायदा होता है? आप एक को मारने में फायदा नहीं है, बाकियों में तो फायदा है। क्या फायदा होता है? जब मटीरियल विटनेस हो बाकियों में तो फायदा है, बाकियों में तो फायदा। बताइए, अखिल गुप्ता के विटनेस हुए थे? नहीं हुआ था। देखिए, एक मिनट जवाब देने दीजिए भंडारी जी को। सोलंकी जी जवाब देने दीजिए इनको। फिटनेस के ऊपर अगर आप हमला कराना चाहते हो, जवाब देने दीजिए भंडारी जी। क्या अखिल गुप्ता के बयान हुए थे? मेन मटीरियल विटनेस में उनका नाम है, किसी का नाम मटीरियल विटनेस में है? प्रोसिक्यूशन की लिस्ट अमृत प्रजापति का है, मेरी लिस्ट अमृत प्रजापति का है। सर ये मटीरियल विटनेस का 6 नाम है, जो 6 नाम सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है। उन 6 नामों में जिनके नाम है उनकी गवाही हो चुकी है। ये तो फैक्चुअल बात है। कोर्ट अपनी आपके ऑपोजिट काउंसिल के रिकॉर्ड से दिखा देंगे कि 6 लोगों का मटीरियल विटनेस में नाम है, उनकी नहीं हुई। राहुल पे तो कोर्ट रूम के बाहर ही हमला हुआ, उसका तो हमला नहीं हुआ हो, मैं बोल रहा लेकिन गवाही तो नहीं हुई थी। वो मटीरियल विटनेस है राहुल, आप मटीरियल विटनेस की लिस्ट देखिए। तो आप करवा लेते हैं गवाही, राहुल सचान की गवाही आप हो ही रही है, लेकिन कोर्ट रूम के बाहर हमला हो रहा है आपके मटीरियल विटनेस पे। देश की जनता को बरगला क्यों रहे हैं? मटीरियल विटनेस पे कोर्ट रूम के बाहर हमला हो रहा है वकील साहब। मटीरियल विटनेस पे कोर्ट रूम के बाहर हमला हो रहा है। बोल रहे हैं कि आप कह रहे हैं मटीरियल दी जाए, विटनेस पुलिस गवाही हो प्रोटेक्शन चुकी है। दी जाए। मैं तो इस मीडिया के चैनल से गुहार कर रही हूँ कि उनको पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए। भंडारी जी एक सवाल, भंडारी जी एक सवाल, कानून में डाइंग डिक्लेरेशन का कितना मतलब होता है, जो रवि पूछ रहे थे? डाइंग डिक्लेरेशन की डिपेंड करता है कि आप एक एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया जा सकता, पर डिपेंड करता है किस सिचुएशन में दी गई, कितनी तथ्य थी। इन जनरल वैल्यू होती है। ठीक है, होती है। अमृत प्रजापति वो शख्स इस केस में जो मरने से पहले 17 दिन तक सिसकता रहा था, उसके बाद वो मरा, गोली लगने से ही उसकी मौत हुई थी, और वो भी गवाह था इस मामले का अहम। मरने से पहले 6 लोगों के नाम लेकर जाता है, सभी के सभी आसाराम के खास चेले बताए जाते हैं, सबके सब जाकर एंटीसिपेटरी बेल लेते हैं। क्या आपको लगता है कि वो मरते मरते बिना वजह किसी के नाम लिखकर चला गया? उसकी अब मर्डर एफआईआर दर्ज होगी, उसकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, चार्ज रवि जी इन 6 को गुजरात हाईकोर्ट ने बेल दे दी है, और बेल के ऑर्डर के ऊपर लिखा है कि हाँ बोलिए शिवाजी, बोलिए आप। उसमें यही बोला लिखा गया है कि इन्वेस्टिगेट और करें। जो अमृत प्रजापति के केस की बात कर रहे हैं उसमें गुजरात हाईकोर्ट ने 6 के 6 को बेल दे दी है, और उसके ऑर्डर में लिखा है कि पुलिस बेल नहीं देती है मैडम। इकट्ठा कर रही है, सच्चे सबूत इकट्ठा नहीं कर रही है, और 6 को बेल दे दी है। और दूसरी बात, इस केस के महेंद्र चावला हो, राहुल सचान हो, इसको इस केस में कभी भी कोई मतलब नहीं है। जज आसाराम को बेल ना दे तो अलग सवाल उठाएंगे, किसी ने जज के बारे में कुछ नहीं बोला है। बात कीजिए, अब क्यों बात कर रहे हैं? जज की बात ही नहीं हो रही है, जज की बात नहीं हो रहा। अच्छा कोमल, एक बात तो मैं आपको ये बता दूं कि पुलिस जो है वो बेल नहीं देती है, और सीबीआई आसाराम केस की जांच भी नहीं कर रही है। कितने फैक्चुअली इनकरेक्ट हैं आप लोग, कितने फैक्चुअली इनकरेक्ट हैं आप लोग, बताएंगे हम आपको इस ब्रेक के बाद। चौरसिया में कि क्या आसाराम उनके खिलाफ जो गवाह हैं उन पर षड्यंत्र करके हमला करवाते हैं, और जो उनकी बात नहीं मानता है उसे गोली मरवाकर मार डालते हैं, इस दुनिया से विदा कर देते हैं। कोमल, मेरा सीधा सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि आसाराम के यहाँ कानून से भी लंबे हैं, सब सुविधाएं मिल रही है जोधपुर जेल में। हम ये देखते हैं कि उन्हें सब सुविधा मिल रही है, उन्हें मेडिकल ग्राउंड्स पे कोई सुविधा नहीं मिल रही है। बड़े से बड़े 5 स्टार्स होटल की सुविधा मिल जाती है फिल्म एक्टर्स को, तो हम उस पर न्यूज नहीं करते हैं। हमें अलग से अलग 5 स्टार होटल की हर किसी को सुविधा मिलती है, लेकिन मेडिकल ग्राउंड लेकिन अगर वो गंगा जल की डिमांड करते हैं तो वो एक स्पेशल डिमांड हो जाती है।
उन्होंने बिस्लेरी नहीं मांगी है, उन्होंने कोई वाइन नहीं मांगी है, चाहे हम फिल्म स्टार्स को प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन वो एक न्यूज नहीं बनती है। चलिए एक गंगा जल की डिमांड भी न्यूज बन जाती है इंडिया न्यूज की। कोमल सुन लो कोमल सुन लो, डिमांड सुन लो, आसाराम की डिमांड सुन लो। गवाहों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट से कोई डिमांड नहीं कर सकते, जैसे कि हमने पिटीशन लगाई है। उन्होंने जेल में रहते हुए क्या कुछ डिमांड किया वो जानिए आप। उन्होंने सबसे पहले खारिज कर दिया। सबसे पहले कहा, सुनिए सबसे पहले उन्होंने कहा, और इस लड़ाई को उन्होंने करीब 3 महीने जारी रखा कि मुझे जेल में नीता वैद्य से इलाज कराना है। ये ऐसी बात थी जो कोई एक्यूज मैंने इससे पहले नहीं सुना, दीपक जी कभी नहीं सुना, लेकिन वो चाहते थे, और 3 महीने उनके वकील लगातार लड़ते रहे इस बात के लिए कोर्ट के अंदर कि किसी तरह से नीता वैद्य को परमिशन मिल जाए कि वो जेल के अंदर जाकर उनका इलाज करे। नहीं हुआ, और बाद में एम्स ने जो है उनको फिट डिक्लेयर कर दिया। बाद में एम्स ने फिट डिक्लेयर कर दिया। एम्स की रिपोर्ट में 5 बीमारियां आई है बापू जी को, एम्स ने फिट डिक्लेयर नहीं किया है बापू जी, जिसमें पंचकर्म से इलाज होता है। माफ कीजिएगा, एम्स दिल्ली में मेरे को अच्छे से पता क्या रिपोर्ट आई। दूसरी मामले में दर्द भी नहीं हुआ। दूसरा उन्होंने कहा कि मुझे आश्रम का पका हुआ खाना चाहिए, जेल का खाना अच्छा नहीं होता है। कोई आरोपी है और वो आयुर्वेदिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ले रहा है, तो जस्ट बिकॉज मेरे पे आरोप लगे तो मैं एलोपैथिक इलाज लूंगी, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। बोल रही हो, मैं तो डिमांड लिस्ट बता रहा हूँ उनकी जो पूरी नहीं हो पाई। आप सोसाइटी को बिरयानी देते हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, चाहे उसके ऊपर इतनी निर्मम हत्याएं करने का आरोप भी है, लेकिन अगर बापू जी अपने लिए एलोपैथिक डिमांड नहीं कर रहे हो, अच्छा सुनिए दीपक जी मुद्दे को चेंज क्यों किया जा रहा है? सुनिए मुद्दे को चेंज मत करो। बिरयानी पेश करते हैं, और अगर हमारा जिसके आरोप अभी सिद्ध भी नहीं हुए हैं, अगर वो आयुर्वेदिक दवा की डिमांड करते हैं तो वो आपके लिए गलत हो जाती है। हमारा मुद्दे को चेंज मत करो, मुद्दा है ऑडियो का। मेरे पे आरोप लगे हैं, भड़क गई आप नीता वैद्य का नाम सुन के, भड़क गई आप तो नीता वैद्य का नाम सुना आपने, उसके बाद कुछ सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा सुन लीजिए, बाकी डिमांड भी तो सुन लीजिए, कोई डिमांड ही पूरी नहीं हो रही है। उसके बाद उन्होंने डिमांड की कि मुझे आश्रम का पका हुआ खाना चाहिए, जेल का खाना मुझे हजम नहीं हो पा रहा है, और लगातार इस बात को उन्होंने 1.5 महीना कोर्ट में उठाए रखा। उनके वकीलों ने, कोर्ट ने माना ही नहीं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गाड़ी से आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। अहमदाबाद उनको पेशी के लिए ले जाया जाता था और उनको बड़ी दिक्कत होती थी। उन्होंने कहा गाड़ी तो आरामदेह नहीं होती है पुलिस की, तो मुझे प्लेन से लेकर जाया जाए, और ये डिमांड भी उनकी खारिज हो गई। उन्होंने कहा था मैं खर्चा देने को तैयार हूं, पर आप मुझे लेकर चलिए, आप रूल बदलिए अपने, चाहे जो करना हो, मगर मैं तो प्लेन से ही जाऊंगा। ये भी रिजेक्ट कर दी गई उनकी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर इलाज कराऊंगा तो पंचकर्म से ही कराऊंगा। उनको एक अस्पताल में, वहां के इसी काम के लिए आयुर्वेदिक अस्पताल था, मैं गया भी था उस समय वहां पर कवरेज के लिए, वहां पर भर्ती कराया गया था, जिसमें हमारे स्कूल में पता लगा था कि वो पूरी तरह से फिट है, दंड बैठक लगाते हैं वहां पर। तो डिमांड कोई खराब बात हो गई। अगर मैं एक आरोप कोई आरोप लगे हैं जो सिद्ध भी नहीं हुए हैं, मैं योगा करूं, मैं मेडिटेशन करूं, अगर आप उस स्थिति में थे कि उठने की स्थिति में नहीं थे, उन्होंने कोर्ट को कहा था कि मैं पेश नहीं हो सकता हूं, मुझे इससे आने जाने के प्रोसेस से मुक्त रखिए, आपको जैसे कोई चलाना चला लीजिए, और ये पिटीशन भी कोर्ट में लगाई गई थी। अच्छा, सारी स्पेशल सोलंकी जी कुछ कहना चाहते हैं? सोलंकी जी, आपकी बात से कंक्लूड करूंगा 1 मिनट में बस। जी मैं ये कह रहा हूँ, जी मैं ये कह रहा हूँ, जैसा ये सब बोल रहे हैं, आप कृपया करके 1 मिनट के लिए शांति से सुनिएगा। मैं इस प्रकरण के अंदर पूरे ट्रायल कोर्ट में आज तक अपियर हुआ हूँ, हाई कोर्ट में हुआ हूँ, सुप्रीम कोर्ट में हुआ हूँ। मैं नटसेल के अंदर आपको कंक्लूड करता हूँ कि समय समय पर मुलजिम आशाराम की ओर से विचारण ट्रायल कोर्ट के सामने ये निवेदन किया गया कि उनको वो अपना इलाज कराना चाहते हैं, तो न्यायालय ने कहा कि ठीक है, जेन मेलवन के हिसाब से आपको इलाज की सुविधा दी जाएगी। तो उन्होंने कहा मैं एलोपैथी का इलाज नहीं चाहता, मैं आयुर्वेदिक का इलाज चाहता हूँ। आयुर्वेद के इलाज के लिए उनको आयुर्वेदिक अस्पताल भेजा गया। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, उनके अधिवक्ता ने कहा कि मुलजिम आशाराम को जो है ट्राइजीमेलनल न्यूरोलॉजिया नाम की एक बीमारी है, जिसमें उनको अर्जेंट गामा सर्जरी की जरूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस बीमारी को पता करने के लिए मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया, और फाइनली एम्स के मेडिकल बोर्ड ने जो है ये ओपिनियन दी कि मुलजिम आशाराम को ट्राइजीमेलनल न्यूरोलॉजिया की शिकायत, जैसा ये बता रहे हैं, वो अभी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, और ऐसी कोई अर्जेंट गामा सर्जरी की जरूरत नहीं है। दो अलग बात। जब भी उन्होंने न्यायालय के सामने अपनी बीमारी तबीयत खराब होना और सर्जरी होना दो अलग चीजें हैं। 75 साल के आदमी है, उनको तबीयत तो खराब होती रहती है, ये कोई भी 75 साल के आदमी की होती रहती है, और जेल किसी के लिए भी आसान नहीं। जेल किसी के लिए भी ऐसा नहीं, हम नहीं कहते, लेकिन जैसे कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, पुराना गीता का ज्ञान है, और गीता के इसी ज्ञान को बांटते रहे हैं आशाराम जी। फास्ट ट्रैक कोर्ट चल रहा है, उन आरोपों को सिद्ध तो होने दीजिए। अभी तक
कोई भी आरोप ऐसा सिद्ध नहीं हुआ है। लेकिन कर्म करे हैं कुछ तभी तो ये फल मिल रहा है कि आरोप तो काफी लगे हैं। आरोप तो मैं बोलना चाहूंगी कि पीसी सोलंकी कई बार अच्छे कर्म के लिए अपनी परीक्षा देनी पड़ती है। आरोप की बात अगर वो भी हमारे लिखा हुआ है। नहीं, फिलहाल तो अपनी परीक्षा गवा दे रहे हैं, लेकिन हम यही करेंगे, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज के लिए इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला